इथेनॉल प्लांट के वजह से बर्निहाट में पोल्यूशन हो नहीं रहा। ये भी तो पोल्यूशन ही है, ये पोल्यूशन नहीं है। नहीं, ये पॉल्यूशन नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं है, ये वेपन है। আমার বর্নিয়ার ব্রাঞ্চত যে পলিউশন হৈছে নচৰ কাৰণেও হৈ আছে, লিভাৰৰ কাৰণেও হৈ আছে। यहाँ से कितना फैक्ट्रीज दिखेगा? 1, 2, 3। इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ 88 इंडस्ट्रीज। जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी हैं, आए एक बार बैठे ना यहाँ पर, आए देखे ना हम क्या कर रहे हैं। ये है मेघालय, दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी में से एक बर्निहाट इसी मेघालय में है। क्या इसका कारण एथनॉल प्लांट है? इस वीडियो में हम यही ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या इथेनॉल प्लांट से ही बर्निहाट का पोल्यूशन हो रहा है या इसका सच्चाई इससे भी गहरा है। यह है मेघालय का बर्निहाट का एक अनटोल्ड सच्चाई। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट में बर्निहाट के बारे में बहुत ही चर्चा हो रहा है। इट इज बीन डिस्कस्ड फॉर न्यूमरस रीजन, पर्टिकुलरली पोल्यूशन। बर्निहाट का पोल्यूशन का कहानी आज से 30-40 साल पहले ही शुरू हो गया था। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा ये बर्निहाट एक्चुअली में है कहाँ। असम और मेघालय एक टाइम पे एक ही राज्य हुआ करते थे। मेघालय और असम दोनों एक ही स्टेट थे और असम का कैपिटल शिलोंग, जो अभी मेघालय में है, तब वो शिलोंग में था। दोनों स्टेट डिवाइड हो जाने के बाद बर्निहाट एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जोन हो गया, एक ऐसा बॉर्डर एरिया बन गया जिसका एक साइड अगर असम में है, उसका ऑपोजिट साइड मेघालय में है। और यही है ये पोल्यूशन कंट्रोवर्सी का एक बड़ा रीजन। दिस हैज बीन one of the most polluted spaces or cities for the last few decades in India. ये एक ऐसा एरिया है जो कि माना जाता था कि एक very naturally rich yet industrially exploited space है। मेरे पास ही ये शायद एक एलॉय फैक्ट्री होगा या स्टील का काम यहाँ चल रहा है। यहाँ मैक्सिमम ऑलमोस्ट 88 इंडस्ट्रीज ऐसा है जो मेजरली सीमेंट के ऊपर बेस्ड है, जो मेजरली एलॉय के ऊपर बेस्ड है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली बर्निहाट में क्या चल रहा है और इथेनॉल इज दैट द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड बर्निहाट्स पोल्यूशन। 1990s तक बर्निहाट में बेटल नट का खेती या एग्रीकल्चर हुआ करता था। अगर अभी भी आप बर्निहाट जाए, पहाड़ों या बहुत सारे इलाकों में बेटल नट कल्टीवेशन आपको दिखाई देगा। और बर्निहाट की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट 1996 में शुरू हुआ। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके एक एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बर्निहाट में शुरू कर दिया, जिसके तौर एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर से लगभग बहुत सारे इंडस्ट्रीज को एक बहुत ही हाईली सब्सिडाइज रेट में वहां जमीन दिया जाएगा ताकि वो लोग इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर पाए, which will also in some way generate employment, initiate economical activities in a area or in a state like मेघालय, जहां लोग रिलक्टेंट होते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये पोल्यूशन की कहानी तब से ही शुरू हो गया। की दादा नाम की अपना প্ৰদুষ চি মাৰা ক'ত থাকে আপুনি? দেহাল বাগানত। ইয়াতে মানে অসমৰ ফালে নে মেঘালয় ফালে? মেঘালয়। কি হৈ আছে ইয়াতে ইমান এতিয়া ইয়াৰ কথা আলোচনা? কি কম, আমাৰ বৰ্নিহাটত দেহাল আমাৰ ৰাজা বাগানত যে ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈছে, এতিয়া চা আমাৰ দেহাল বাগানত ইমান পলিউশ্যনত ডিষ্টাৰ্ব। এই পলিউশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ যে বাগান বাগিচা, পাণ বাগান, তামোল বাগান একো নহয়। আগতেতো তামোলৰ খেতি হৈছিল ন ইয়াতে? এতিয়াও হয় তামোলৰ বাগান আৰু পাণৰ বাগান হয়,
কিন্তু অলপ কমজোৰ হৈ গ'ল। 2010 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट तैयार किया जहां पॉवर्टी, पावर एंड अ डेलिबरेट स्ट्रेटजी के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि हाउ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर जोन इज एंडेंजरिंग नॉट जस्ट द एनवायरनमेंट बट एवरी इंडिविजुअल लिविंग देयर। उसका मतलब वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ रही थी, पर एक ही टाइम पे वहां एनवायरनमेंट लगभग खराब होने लगा। अभी जिस इथेनॉल या पोल्यूशन के बारे में बात चल रहा है, ये स्टोरी एक्चुअली आज से 30 इयर्स या 40 इयर्स पहले ही होनी चाहिए थी। 1996 में इंडस्ट्रियल पार्क एस्टैब्लिश होने के बाद ही पोल्यूशन का ये संकट, ये अलार्म बजने लग गया था। 2007 में लगभग पोल्यूशन बोर्ड से वार्निंग्स भी आने लगे। Back in 2009, the Central Pollution Control Board worked with IIT Delhi to introduce a comprehensive environmental pollution index, which is a standardized methodology to understand the environmental burden specifically in the industrial clusters. ये CEPI यूज करके बॉर्नीहाट में कितना environmental damage हो रहा है वो आज नहीं 2009 में ही बताया गया था। 2009 में ही बॉर्नीहाट को critically polluted area declare किया गया था, which in a way signifies it was country's one of the most environmentally degraded industrial zones. इसके बाद रैपिडली एक्शन प्लान्स लिया गया कैसे बॉर्नीहाट में पोल्यूशन कम किया जा सकता है और कैसे असेसमेंट के थ्रू पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बट डिड दैट हैपन? सो यार ब्रो, यही है मेन रीजन बॉर्नीहाट का पोल्यूशन का। यहाँ से कितना फैक्ट्रीज दिखेगा? 1, 2, 3, 4। It is a culmination of 88 industries that is leading to pollution in Bornihart for the last at least 3 decades or so. अभी बात चल रहा है कि कैसे AQI level is at a record top और 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्नीहाट का AQI बहुत ज़्यादा है, पर उस चीज़ को फ्लैग 2009 में ही किया गया था जब कोई नेशनल मीडिया में ये हेडलाइंस नहीं बना था। तभी फ्लैग किया गया था कि कैसे बॉर्नीहाट में एक ऐसा दिन आएगा जब पोल्यूशन विल बी एट अ रिकॉर्ड हाई एंड करेंटली वी आर विटनेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड दिस सीन, दिस सिनेरियो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स हाउ बॉर्नीहाट हैज़ बीन इरोडिंग इनटू बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ रैपिड पोल्यूशन ड्यू टू ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन। पैसा भी चाहिए, जान भी चाहिए, वैसा होगा क्या? पर हो रहा है। दिस रिवील्स कि दिल्ली का स्मोक के बारे में जितना बात होता है, मेघालय के बॉर्नीहाट का पोल्यूशन के बारे में इतना बात नहीं होता है। बट पीपल इन बॉर्नीहाट are seriously suffering. They are not just suffering from respiratory diseases, they are suffering from cancer. They are suffering from skin diseases. And this is not a story that happened just 2 years back. This happened and has been happening for the last 30 years. নচৰ কাৰণেও হৈ আছে, লিভাৰৰ কাৰণেও হৈ আছে। বেমাৰ হৈছে কাবাৰটা? বহুত মানুহ বেমাৰ হৈ আছে, লিভাৰৰ এফেক্ট হৈ আছে। তা আমি কি ক'ম? अभी ये वाटर रिसोर्स को आप अच्छे से देखिए। ये एक रिवर है, इस रिवर का नाम उमट्रियू रिवर है, वन ऑफ द क्रूशल वाटर बेसिन्स और वाटर रिसोर्सेस ऑफ द बॉर्नीहाट एरिया। अभी इस पे एक बड़ा एलिगेशन लगता है कि इस बेसिन के, इस वाटर रिसोर्स के जो आसपास में जितना सारा इंडस्ट्रीज है वो लोग अपना डिस्पोजल्स और इन अदर वर्ड्स इंडस्ट्रियल वेस्टेज इसी पानी में डंप करते हैं, जिस पानी को बाद में अगर लोग यूज करते हैं, अगर वहाँ नहाते हैं या उस पानी को लेके अपना कपड़ा तक धोते हैं, they see side effects. Clothes turn black, people start having itching on their body, they see skin diseases happening, and this has been a serious issue for the last 30 to 40 years in Borneo. But the main question or the objective which we wanted the answer for was whether ethanol or the ethanol plant was the main reason behind the rising pollution levels in Borneo. We went to the Umium Distillation Private Limited, that particular or the only ethanol plant in Meghalaya that has been a center of controversy for the last 1 week. Several reports emerged where people went around the factory,
went around the industry to find whether this particular industry is rising the pollution level in Bornihat. ইহঁতক এবাৰ এয়া কৰোঁ, এবাৰ সুধি লোৱা নেকি তুমি? ইয়াতে ৰখা, ইয়াতে নকওঁ, তুমি সুধি লোৱা নিতু চেষ্টা কৰোঁ, আমি যোৱা নাই নিতু লয়। We wanted to go inside the factory and see how the things exactly work. We tried to speak with the authority, seeking permission if they can show us what exactly happens inside the factory. And we were glad they gave us the permission to do a detailed video and in fact tried to help us understand what exactly has been the controversy. बर्निहाट के बारे में तो हम लोग सुन रहे थे, पर लेटली इथेनॉल के ऊपर भी बहुत चल रहा है और आई गेस दिस इज द ओनली प्लांट इन मेघालय बेस्ड ऑन इथेनॉल। मेघालय का इकलौता प्लांट है इथेनॉल का। अभी क्या हो रहा है, मतलब मैं रिसेंटली आई हैव सीन अ वायरल वीडियो ऑल्सो जहाँ यहाँ एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, देयर हैव बीन एलिगेशन। क्या चल रहा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज, बिकॉज बर्निहाट पोल्यूशन इज नॉट न्यू। देखिए ऐसा है कि बर्निहाट का पॉल्यूशन, बर्निहाट में पॉल्यूशन नहीं है ये तो मैं नहीं बोलूँगा, बर्निहाट में तो पॉल्यूशन है, लेकिन बर्निहाट में पॉल्यूशन क्यों है ये एक मैटर है कि नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट की बर्निहाट में ऑलमोस्ट मोर देन 35 इंडस्ट्री हैं और डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री हैं। यहाँ पे हमारा एक एथेनॉल प्लांट है, इसके अलावा यहाँ एक डिस्टिलरी भी है, शराब फैक्ट्री इसको बोलते हैं, इसके अलावा यहाँ ब्रूरी भी है, इसके अलावा यहाँ फेरस के बहुत सारे प्लांट हैं, वुडन के प्लांट हैं यहाँ पे, ठीक है ना, काफ़ी मतलब मोर देन 35 इंडस्ट्री हैं यहाँ पे। तो वो क्यों पॉल्यूशन हो रहा है ये वो कितनी कंप्लायंस जो है गवर्नमेंट की वो पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये एक मैटर है, ये देखने का मैटर है। जहाँ तक मेरा अपने एथेनॉल प्लांट का बात है, हमारा प्लांट लगे अभी 2 साल हुए हैं आज। 2 साल हुआ है? 2024 में तो स्टार्ट हुआ है प्लांट। ओके, हाँ, तो हमारे क्योंकि लेटेस्ट प्लांट है हमारा ही, ठीक है, और हमने जो भी गवर्नमेंट की कंप्लायंस है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मेघालय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सारी की सारी कंप्लायंस हम यहाँ पे मीट करते हैं। सारे डाटाज हमारे जो भी हैं सब ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं। मुझे आप एक बात बताएं ना, ये जो देख रहे हैं हम लोग धुआं जो निकल रहा है, हाँ। मैं अभी जब बर्निहाट तक आ रहा था बहुत सारा फैक्ट्री से धुआं निकल रहा था, कलर थोड़ा अलग हो सकता है पर ये भी तो पोल्यूशन ही है। नहीं, ये पोल्यूशन नहीं है। नहीं, ये पोल्यूशन नहीं है। ये पोल्यूशन इसलिए नहीं है कि ये बेसिकली क्या है, ये ड्रायर यूनिट है। ओके, ड्रायर क्या होता है, जो अल्कोहल निकलने के बाद जो हमारा जो बचता है, हाँ, ठीक है, उसमें सॉलिड्स होते हैं। ओके, सॉलिड्स होते हैं क्योंकि ये देखो एथेनॉल बनता है हमारे चावल से। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, 2 मिनट आप दीजिए। ये हमारा पहले चावल आता है, चावल की हम ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग के बाद हम कुकिंग करते हैं। कुकिंग करने के बाद क्योंकि उसमें स्टार्च होता है चावल में ना, फिर फर्मेंटेशन करते हैं। स्टार्च कन्वर्ट होता है अल्कोहल में फर्मेंटेशन। ओके, ठीक है, वो अल्कोहल जब बन जाता है फर्मेंटेशन में तो उसको फिर डिस्टिलेशन में लेके आते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करके उसका एथेनॉल बन गया। जो बचा उसमें सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि चावल है ना, सॉलिड्स होते हैं, तो वो एक सेंट्रीफ्यूज डिकेंटर्स यहाँ लगे होते हैं, उसको उसमें हम उसके थ्रू पास आउट करते हैं उसको। जो भी सॉलिड्स होते हैं लगभग 8 या 9% सॉलिड, 10% के आसपास सॉलिड होते हैं, उसमें से 5-6% सॉलिड हम लोग सेंट्रीफ्यूज डिकेंटर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो भी 3-3.5% सॉलिड बचते हैं उसके लिए भी हमने मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर्स लगाए होते हैं। ओके, ठीक है, वहाँ उसको उस सिरप को थिक किया जाता है। ओके, जो 3.5 से 4% सॉलिड्स होते हैं उनको 35% तक करते हैं हम लोग। जो बैलेंस जो पानी होता है वो है हमारा इफ्लुएंट, वो क्लियर वाटर है, वो क्लियर वाटर है। ओके, लेकिन उस क्लियर वाटर में उसकी पीएच कम है। ओके, ठीक है, पीएच 3.5 to 4 के अराउंड पीएच होती है उसकी। उसके लिए हमने जेलडी प्लांट लगा हुआ है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का प्लांट लगा होता है, वहाँ उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है। डबल आरओ सिस्टम है, क्लैरिफायर है, एयरसन सिस्टम है। पानी को वहाँ ट्रीट किया जाता है और उस पानी को ट्रीट करने के बाद हम रीयूज करते हैं। अब जो वो सॉलिड थे जिसको हमने जैसे सिरप में 35% सॉलिड किया, और जो यहाँ हमने जो सेंट्रीफ्यूज डिकेंटर के थ्रू जो हमने सॉलिड लिए, इसको हम लेते हैं ड्रायर में। ओके, ड्रायर में लेके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो वहाँ स्टीम लगाई जाती है, ट्यूब बंडल टाइप ड्रायर होता है, उसमें स्टीम लगाई जाती है। स्टीम लगा के उसको ड्राई कर लेते हैं, तो
तो जो वेपर होते हैं पानी के, वो वेपर को पास किया जाता है यहाँ। इसके बीच में भी एक हमारा अभी स्क्रबर लगा हुआ है, इसकी एनर्जी को भी हम यूज़ करते हैं। मतलब ये वाटर वेपर है? यस, 101%। इसमें भी अभी स्क्रबर लगा हुआ है। इसमें जो एनर्जी थी, हाँ। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट लगभग होता है 80 डिग्री के आसपास। हाँ। तो उसकी हम एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं 80 डिग्री टेम्परेचर को ना। हाँ। पानी है क्योंकि पानी के वेपर हैं, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बावजूद भी जो ये बचते हैं, इसमें एनर्जी नहीं है ज़्यादा। इसका टेम्परेचर होगा मैक्सिमम 65 टू 67 डिग्री के आसपास, ओके। ठीक है। लेकिन इसमें वेलोसिटी है क्योंकि फैन के थ्रू जा रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये ऐसा है। ओके। इसमें एनर्जी नहीं है, ये वेपर है, इफ्लुएंट है, जो हाँ। मैंने बताया था जो आपको। मतलब एक तो रेसिड्यू निकलता है Yeah, हर फैक्ट्री में, हम लोग देखते हैं। ये मेरा बाय प्रोडक्ट है, ये रेसिड्यू नहीं है? ये मेरा बाय प्रोडक्ट है सर। ओके। डिस्टिलरी में जो इफ्लुएंट जिसको बोलते हैं आजकल ना, इफ्लुएंट हाँ। बेसिकली वो है बाय प्रोडक्ट। ओके। इफ्लुएंट मेरा जो है, जो उसका पानी है, ओके। जो मैंने इसमें से निकाला है पानी, वो इफ्लुएंट है और वो क्लियर वाटर है, बिल्कुल क्लियर। अभी दिखाऊंगा अभी आपको सैंपल में, एकदम क्लियर वाटर है। लेकिन उसमें पीएच कम है उसकी। पीएच कम होने की वजह से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है उसको, ठीक है ना। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको पीएच बूस्टर करके उसको पास ऑन किया जाता है आरओ के थ्रू। फिर उस पानी को रीयूज करते हैं हम लोग कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर मीन्स जितने भी हमारे डिस्टिलेशन में जो कंडेंसर्स लगे होते हैं, जो हीट होती है, इसको कंडेंस करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। हाँ। तो कूलिंग टावर के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। हाँ। तो उसके मेकअप के लिए, क्योंकि इवोपरेट होता है ना वो, हाँ। तो उसको मेकअप के लिए वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। पट्टों के ऊपर पूरा डस्ट लगा हुआ है, रास्ता भी बहुत गंदा हो जाता है। हर एक फैक्ट्री या हर एक इंडस्ट्री का एक जो रेसिड्यू रहता है या पोल्यूटेंट रहता है, जिसके लिए मेन कंसर्न पोल्यूशन बढ़ने का होता है, सब फैक्ट्रीज में रहता है। इथानॉल का क्या है? क्योंकि यहाँ एलिगेशन ऐसा आता है कि वाटर बॉडीज में कुछ पोल्यूटेंट छोड़ दिया जाता है, रेसिड्यू कुछ रह सकता है। तो इथानॉल प्लांट का रेसिड्यू क्या रहता है? उन सब का पोल्यूटेंट्स क्या है? उसका जो प्रोसेस कंडेंसेट है, हाँ। मैं आपको बताया, प्रोसेस कंडेंसेट इफ्लुएंट है यहाँ का। हाँ। और वो ट्रीट किया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है। देखिए, आज की तारीख में कोई भी एथेनॉल कंपनी अगर इसको रिसाइकिल नहीं करेगी, इसको ट्रीट करके अगर नहीं करेगी, नहीं चल सकती है, क्योंकि इतनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। हाँ, 1 लीटर के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए। हाँ, अगर आप रीयूज नहीं कर रहे हैं तो रीयूज करने से वो हो रहा है रीयूज। यस, तभी तो 4 लीटर की जरूरत पड़ती है हमको, सिर्फ ओनली 4 लीटर। अभी एक बात चलता है इंटरनेट में, वो बहुत ही चर्चे में रहता है कि 1 लीटर इथानॉल के लिए 10,000 पानी चाहिए। एक प्रोबेबल वाटर स्कैरसिटी के बारे में भी बोलता है। 10 लीटर होता है। हाँ, 10 लीटर होता है, 1 लीटर के 10 लीटर। एक अगर लीटर आप मतलब 10 लीटर पानी से 1 लीटर इथानॉल। हाँ, अगर आप उसको रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं तो। ओके। लेकिन बिना रिसाइकिल के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, इतना पानी हाँ। कहाँ से लेके आएंगे आप, हाँ। ठीक है नहीं। और दूसरी बात यह है, अगर रिसाइकिल आप नहीं करेंगे तो आप अपना पूरा जो बाय प्रोडक्ट है उसका वेस्ट निकाल दो। क्योंकि आज की तारीख में ये जो बाय प्रोडक्ट है मेरा, इसकी कॉस्ट जो है, इसकी सेलिंग प्राइस जो है, जो मैं रॉ मटेरियल है उससे ज़्यादा है। मैं राइस खरीद रहा हूँ, FCI का मेरा राइस आता है 23 रुपीज़ 30 पैसे में। और आज मैं DDGS जो बेच को DDGS बोलते हैं, ड्राई होने का पाउडर जो बन जाता है, वो ज़्यादा है मेरा 29 रुपीज़ पर केजी में। ओके। कौन बेवकूफ़ है, इंडस्ट्री वाला है जो इसको वेस्ट बहाएगा? वो तो अपना नुकसान कर रहा है ना। हाँ। दूसरी बात ये, यहाँ नुकसान वहाँ कर रहा है और पानी का अलग नुकसान कर रहा है, क्योंकि ट्रीटेड वाटर तो मेरा यूज़ होना है ना। तो जो 10 लीटर पानी चाहिए था, मुझे 4 लीटर पानी चाहिए आज की तारीख में बस। वो कम हो गया। हाँ, बाकी मेरा सारा रिसाइकिल होता है। ओके। ये देखिए मैंगो, ये अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन बोर्ड ये मेंटेन करना पड़ता है क्या कि 30% ग्रीन फील्ड एरिया आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो वहाँ ग्रीनरी रहना ही पड़ेगा? बिल्कुल रहना पड़ेगा। अभी देखिए लेमन लगे हुए, नींबू लगे हुए, देखिए नींबू लगे हुए। अगर इतना यहाँ पे ये होता, बिल्कुल इसके सामने में लगा है ना ये तो। हाँ। ये क्यों होता? 14.5 एकड़ का लैंड है। हाँ। मोर देन 30% से भी ज़्यादा हमारा वो है, ग्रीनरी है। बाकी सबको ये कंप्लाइंस नहीं करना पड़ता है क्या? हमारे एथेनॉल में तो है। अब आप देखिए इंडस्ट्री मेरे सामने, हाँ। सामने में देखिए, हाँ। आप मेरी चिमनी देख लीजिए। ये आप लोगों का चिमनी है? यस, ये हमारा चिमनी है। ओ, ये तो वाटर वेपर है। ये तो Main वाटर चिमनी वो है। वो है, देखिए मेन चिमनी वो है। आपको लग रहा है कि मेरा प्लांट चल रहा है, तो इससे देखो कि कैसा हाँ, चल नहीं, रहा है। बंद है जैसा लग रहा है। यही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए आप देखिए, पूरी फैक्ट्री चल रही है मेरी। क्यों नहीं निकलता वहाँ से? वो इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि हमने सिस्टम लगाया हुआ है। हमने सिस्टम लगाया हुआ है उसमें
ESP बोलते हैं इसको। ESP? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपेटस। ओके। वो हमने लगाया हुआ है वहाँ पे। वो पावर प्लांट के साथ लग के आया है, वो हमने लगवाया है स्पेशली। 6.5 करोड़ का इक्विपमेंट है वो। पूरा मशीन? यस, पूरा सिस्टम वो है। 6.5 करोड़ का है वो लगा हुआ, वो लगाया हुआ है। हाँ। वो क्या करता है, जितनी भी डस्ट होती है उसको नीचे कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करके हमने साइलो बनाया हुआ है ऐश का। क्या है? ऐश का साइलो, साइलो मतलब? जिसमें इकट्ठा करते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। साइलो में इकट्ठा कर देते हाँ, हैं हाँ। क्योंकि इसमें तो ऐश है ना, हाँ। इसका SPM है। सपोज मैं जैसे ये है, ये ये हाँ, जैसे इसका जैसे धुआं निकल रहा है, हाँ, इसके इसने कुछ नहीं लगाया हुआ, इसलिए धुआं निकल जाता ये है। धुआं निकल रहा है। तो इस धुआं को मैं रोक सकता हूँ? हाँ, वो देखे ना आप, अगर मैं भी हटा दूंगा ना, हाँ। आप देखेंगे क्या निकल रहा है। बाकी सब क्यों नहीं कर रहे हैं? 6.5 करोड़ की मशीनें बोल रहा हूँ। एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है। यस, देखिए वो हमारी कंप्लायंस में। हाँ, आपको करना है पड़ेगा। यस, और इसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है। ओके। यस, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है मतलब इसका। एनी टाइम पोल्यूशन 24/7 ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। CPCB और MPCB के पोर्टल में हो जाता है डाटा उसका। 24/7 जाता है उसका। आप पूरी बंदी हाइट में काम करिए, फ़ोटो खींच लीजिए आप, उससे अपने ड्रोन से खींच लीजिए और देख लीजिए आप कि किस इंडस्ट्री के किसकी चिमनी से धुआं निकल रहा है, किसके नहीं निकल रहा है। अब आज जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वो डस्ट निकल रहा है, डस्ट कहाँ से डस्ट निकल रहा है? मेरी चिमनी से नहीं निकल रहा। वहाँ के बाद ये मेरा सेक्शन है, ये है मिलिंग सेक्शन। ओके यहाँ वो आटा बनाया जाता है, पीसा जाता है उसको। ओके ठीक है, ओके पीसने के बाद ये मेरा कुकिंग सेक्शन है। यहाँ कुकिंग होती है, पकाया जाता है, उसको पानी मिला के उसको पकाते हैं। हाँ 88 डिग्री टेम्परेचर पे उसको कुक किया जाता है। हाँ उसके बाद उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। ये है फर्मेंटेशन सेक्शन। फर्मेंटेशन ठीक है, फर्मेंट कर फर्मेंट। यहाँ वो स्टार्च को ब्रेक करके यहाँ डाला जाता है और यहाँ पे जो है अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का लगभग 60 आवर का प्रोसेस है। यहाँ फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद हाँ फिर उसको हम देते हैं डिस्टिलेशन सेक्शन में। यहाँ से वो अल्कोहल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके अल्कोहल को एक्सट्रैक्ट करके उसका हम यहाँ पे एथेनॉल बनाते हैं। यहाँ एथेनॉल बनता यहाँ एथेनॉल बनता है। है। ओके ठीक है जी। जो उसका जो बाकी बैलेंस है या मटेरियल, हाँ उसको हम यहाँ लेके जाते हैं। ये ड्रायर सेक्शन है। ये जो लिक्विड था हाँ। और ये पाउडर बन गया है। क्या यही वो लेफ्ट ओवर है? ये भी लेफ्ट ओवर नहीं, ये भी आपके लिए एक मटेरियल ही है। ये तो सर हमारा मेन बाय प्रोडक्ट है। मतलब एथेनॉल बनाने के लिए एथेनॉल तो निकाला जाता ही है, उसके साथ और अलग अलग बाय हाँ, बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना। इसका फायदा क्या होता है? ये जाता है कैटल फीड में, ओके क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है 45 से 47% तक प्रोटीन होता है। ओके ये कैटल देखिए, अभी गाड़ी लगी हुई है, हाँ कैटल फीड में जाएगा। यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा। ये पैन इंडिया जाता है। ये आपका बाय प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट है। इसमें 47% के आसपास प्रोटीन है। ये कहाँ खेती में रहते हैं? कैटल फील्ड। ये पूरा ड्रायर है, ये घूमता है ऐसे। एक बहुत 2 से 3 RPM लगभग होते हैं इसके। हाँ। बहुत धीमे धीमे ऊपर इसमें लिक्विड डाला जाता है। वो जो लिक्विड सॉलिड वाला है, हाँ उसको ड्राई किया जाता है। जिससे ये निकल ड्राई करके ये निकलते हैं। तो जो इसके वेपर होते हैं, जो हाँ। आप वो बाहर देख रहे हैं ना, वो वेपर, वो इसका वेपर। वो जो इस पे जो पानी है, उस पानी को जो है, क्योंकि आप लोग पानी डालते हैं, डाल के रॉ ये ड्राई वाला पार्ट निकल जाता है, जो पानी जो- रहता है जो वो पानी वेपर करके ऊपर। वो इसका मतलब आप पानी को भी एक्सट्रैक्ट नहीं करते, उसको वेपराइज करते। वेपराइज करते तो हैं। इन अ वे उसमें यू आर भी जो है, मिक्सिंग इट क्योंकि विद द एयर। उसमें भी क्या है कि उसमें 80 डिग्री टेम्परेचर होता है, 80 से 85 डिग्री। तो उसको भी यूज़ करते हैं कि 80 डिग्री 85 डिग्री टेम्परेचर को यूज़ करना है, तो एक स्क्रबर लगा होता है। हाँ उस एनर्जी को उसमें पानी डाल के हम उसको गर्म कर लेते हैं पानी को, ताकि एनर्जी को हम यूज़ कर सकें। हाँ। उसके बाद जो बचता है, हाँ। वो जो दिख रहा है बाहर को आपको, वो टेम्परेचर कम टेम्परेचर वाला था, वो वेपर है। गरम को भी ठंडा करके आप ठंडा करके, मतलब एकदम ठंडा नहीं हो पाता हाँ, है वो, लेकिन 65 से 67 डिग्री टेम्परेचर लगभग हो जाता है। मतलब 15 से 18 डिग्री तक की हम एनर्जी उसकी ले लेते हैं, मतलब रीयूज कर लेते हैं। तो वो स्टीम का डिजाइन में यही स्टोरी है। हाँ हाँ, यही है। ये घूम रहा है। अच्छा हमें रिक्वायरमेंट होती है स्टीम की। वो स्टीम आती है हमारे वहाँ पावर प्लांट से। स्टीम एंड पावर दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है। हाँ। हम बाहर से कोई पावर नहीं लेते। ओके, वो अपना खुद जनरेटर। का को जनरेशन है अपना। हाँ। ठीक है, तो वो पावर प्लांट में हम पावर बनाते हैं, वहीं की स्टीम आती है।
वो स्टीम यहाँ प्रोसेस में यूज होती है। ओके। ये जो आप दिख रहे हैं सब स्टीम ही है, ये सब स्टीम के हैं। उससे हम एथनॉल बनाते हैं और पावर मिलती है, पावर से प्लांट चलता है। ओके। उस पावर प्लांट के लिए हमने ESP लगाया हुआ है। हाँ, तो जिससे वो कि चिमनी वो पावर प्लांट का है। हाँ, ये पावर प्लांट का है। आप देखें, स्मोक फ्री चिमनी है अपनी। हाँ, ये अजीब लगा मुझे, हाँ, क्योंकि मैं इतना देर घूम के आया, मुझे सब जगह ये स्टीम दिखाई दे, ये जो एक जो निकलता है धुआं, यहाँ नहीं दिख रहा पर चल रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, जो भी बनाते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी हैं, आए एक बार बैठे ना यहाँ पर, आए देखें ना हम क्या कर रहे हैं। ऐसे बाहर से बना के कहीं से भी किसी का उठा के डाल दिया। हम तो चाहते हैं आए ना अंदर, भाई हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग आए। अभी तो हाल ही में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी बिल्कुल आई थी टीम। क्या बोला वो तो उन्होंने? आते रहते हैं, उनको तो मालूम है ना ये पॉल्यूशन नहीं है, सारी कंप्लाइंस हम पूरी कर रहे हैं, उनको तो मालूम है। वो तो आते रहते हैं, वो तो महीने में 2-2 3-3 बार आते हैं। हाँ। और यहाँ पे अपनी सैंपलिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ पे हर महीने में सैंपल हम क्या करते हैं कि हम सैंपल कितना महीने में वो होता है चेकिंग? यहाँ पे वो तो लगभग हर महीने आते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम जो सैंपलिंग वाली जो उनकी आती है, वो 3 महीने में एक बार आती है, जो अपनी मशीन यहाँ पे लगा के जाती है हाँ। पूरी फैक्ट्री में, उसके सैंपल कलेक्ट करते हैं ओके। हर 3 महीने। और हम हर महीने सैंपल अपने करवाते हैं, चेक करवा के रिपोर्ट उनको भेजते हैं। वो आप खुद से करवाते वो उसको क्रॉस चेक करने के लिए फिर अपनी मशीन लेके हर 3 महीने में एक बार आते हैं। हैं? तो इन जनरल मैं अगर एक सवाल पूछूं आपसे जी। कि ओवर 30 इयर्स यहाँ बहुत फैक्ट्रीज बंद भी हुई है जो तो ये कंप्लाइंस नहीं ये कर। देखिए सामने फैक्ट्री है। तो ये बंद है? हाँ बंद है। ओके। ये किस चीज़ का था? ये फेरस की वही मतलब फेरस, स्टील, एलॉय। हाँ ये बंद हो गया। बंद है। तो ऐसे तो यहाँ लगभग बहुत सारा प्लांट्स काफ़ी सारे प्लांट बंद किए हैं गवर्नमेंट ने। फिर भी पोल्यूशन का लेवल क्यों कम नहीं होता? नहीं, कम हुआ है। कम हुआ है। यस, बहुत कम हुआ है। आप अगर आप आज से 2-3 साल पहले देखते, हाँ ये जब ये चलता था तब देखते आप, इसलिए तो इसको बंद किया गवर्नमेंट ने। हाँ, अगर बंद किया हो तो डेफिनेटली ऐसे ही कम से कम 2-3 प्लांट बंद किए हैं यहाँ पे। देखने वाली बात है, क्योंकि हाँ, आप देखिए ना, अब ये देखिए आप, ये कह रहे हैं कि ये अब देखिए, अगर आप ड्रोन घुमाएंगे, देखिए आज कितना धुआं अगल बगल हाँ इंडस्ट्री में है। मैं ड्रोन अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ने उड़ाया, पूरा एरिया में जैसे धुआं निकल रहा है, एक पूरा जगह वो हो गया है ना। हाँ, मतलब पास में यही देखिए, एग्जांपल है। ये देख लीजिए, सामने देख लीजिए आप, ये एग्जांपल देख लीजिए, अभी उड़ के सब हमारी साइड में आ रहा है। अब ये इशू बना के जो है ना, इंडस्ट्री को ये लोग बदनाम करने लगे। और इससे मेरा है कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी एथनॉल प्लांट में चले जाइए, किसी भी केमिकल प्लांट में चले जाइए, आपको स्टीम तो कहीं नहीं निकलेगी, दिखेगी नहीं। तो मैं तो बड़ा सरप्राइज कर रहा हूँ कि मतलब लोग जो है, जहाँ मेन जहाँ हो रहा है वहाँ पर वो देखना चाहिए ना। अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो वो करना पड़ेगा। ऐसे टारगेट करके किसी कंपनी को करके कुछ नहीं फायदा होने वाला है। एथेनॉल इज जस्ट अ हुक। बॉर्नीहाट का प्रॉब्लम आज से 30-40 साल पहले से चल रहा है, अभी तक उसका कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन सामने नहीं आया। इफ वी गो बाय रिकॉर्ड्स, द मेघालय गवर्नमेंट, द असम गवर्नमेंट ऑन इट्स साइड हैव शट डाउन न्यूमरस फैक्ट्रीज फॉर नॉट बीइंग कंप्लायंट विद द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देयर हैज बीन रेगुलेशन, बट रेगुलेशन ही है, सोल्यूशन है नहीं। जिस इथेनॉल प्लांट के ऊपर वीडियो बनाया गया था, अभी उस इथेनॉल प्लांट का दावा है कि कोई अगर वीडियो बनाना चाहे, अंदर आके पूरा प्रोसेस देखना चाहे, वो ओपनली इनवाइट कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी जहां से शुरू हुआ था, अभी वो लोग ओपनली इनवाइट कर रहे हैं उसी क्रिएटर को, वो वापस आके वो फैक्ट्री के अंदर जाके एक्चुअली कैसे ये प्रोसेस होता है उसको देख के उसके ऊपर वीडियो बनाए। हम तो ओपन है हमारे, तो हम तो कहते हैं आए, टीम आए, चेक करे, देखे। अगर वो आना चाहे आपके यहाँ, हाँ, वेल मोस्ट वेलकम। इस फैक्ट्री को रन करने के लिए हम वहाँ ले जो सोर्स ऑफ वाटर है वो तो रिवर ही है ना। तो ये जो पानी है, ये जो रेड कलर का पानी है, ये तो हाँ मडी पानी है ना। हाँ, बरसात में मडी हो जाता है। हाँ, तो ये एक एलिगेशन ऐसा भी देता है कि यहाँ पोल्यूटेंट छोड़ा जाता है। नहीं, अदर फैक्ट्रीज छोड़ते हैं। ये तो मडी है ना, बरसात में मडी हो जाता है। हाँ, अब वो बरसात में मडी हो जाता है। नवंबर में आई है, हाँ, एकदम क्लियर वाटर दिखाई देगा। इस वक्त मडी है क्योंकि बरसात से होता है ना, बरसात में पहाड़ों में बारिश होती है तो मडी हो जाता है। तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं इसका। कौन सा ट्रीट करने वाला? जो ये रिवर में जो पानी बह रहा है। अच्छा है। यस, इसका TDS पता है कितना है? कितना 37। कितना होना चाहिए? घरों में जो पानी हम RO लगाते हैं ना, लगाने के बाद 50 मिलता है हमको।
इस नदी का 37। इसका 37 है। बॉर्नीहाट के इस एथेनॉल प्लांट के अंदर जाने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि वहां हो रहा पोल्यूशन इस एथेनॉल प्लांट से नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जहां पट्टों का फोटोज या वीडियोस दिखाया गया था जहां एक काला दाग था। अभी इथेनॉल प्लांट से अगर कुछ काला स्मोक उम्मीद ही नहीं हो रहा है तो वो पट्टे के ऊपर कैसे वो दाग आएगा या वो डस्ट का लेयर कैसे बनेगा। अभी ये बात सिर्फ हमारा नहीं, ये प्रोसेस समझने के बाद हमें मालूम पड़ा कि मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा हर एक इंडस्ट्री के ऊपर कड़ी नजर दिया जाता है। एक एक्टिव पोल्यूशन कंट्रोलिंग यूनिट इंस्टॉल किया जाता है जिसके तौर हर इंडस्ट्री 24/7 कितना पोल्यूशन एमिट कर रहा है उन सब चीजों का मॉनिटरिंग 24/7 चलता है। ये एलिगेशन और सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल होने के बाद सोमवार में ही मेघालय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर्स इस इथेनॉल प्लांट में जाके एक इंस्पेक्शन करते हैं। इन अ वे दे आर नॉट पोल्यूटिंग बर्नीहाट as it is been shown। हमें एक बात समझना पड़ेगा कि बॉर्नीहाट का पोल्यूशन सिर्फ 2-3 साल का बात नहीं है, ये एक कल्मिनेशन है फॉर द लास्ट 30-40 इयर्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल इंडस्ट्रीज। उस एरिया में जाने से आपको पता चलेगा कितना माइनिंग का काम होता है, कितना व्हीकुलर मूवमेंट्स होता है। हर एक ट्रक जो वो स्मोक ओमिट करता है वो भी पोल्यूशन का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है। ये वीडियो बनाते वक्त हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था ये पता करना कि एथेनॉल प्लांट से, जिस प्लांट के ऊपर एलिगेशंस आ रहा है कि वहां से पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। बॉर्नीहाट का हाई राइजिंग पोल्यूशन का मेन रीजन क्या ये इथेनॉल प्लांट है? इट इज नॉट दिस पर्टिकुलर इथेनॉल प्लांट दैट इज द रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ अ डस्ट लेयर ओवर लीव्स एंड ट्रीज अराउंड द एरिया। आप खुद ही सोचिए, जिसका चिमनी से कोई 10 पार्टिकल या स्मोक उमिट नहीं हो रहा, वहां से क्या ऐसा पार्टिकल्स बनेगा? आसपास का एरिया देखने से स्टील का फैक्ट्री, एलॉय का फैक्ट्री हमें दिखाई देगा। एज सच, if we come to a conclusion, it is a culmination of multiple industries polluting this specific industrial area. It is not just ethanol, and like we said in the video, ethanol is just a hook. We hope this video clarifies the air and the controversy that is going around Borihat, because this problem needs a permanent solution. If the government pollution control board are installing active monitoring system, they have to be stringent with it. If heavy industries are polluting the environment beyond their permissible limit, they have to be shut down. People's life, their health cannot be at a stake of development and money. There are examples of numerous industrial areas across the globe that are operating without damaging the environment, that are operating without damaging the health. Borihat must adopt that too.